हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना इतिहास का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी एज ए एनी कंपटीशन, अभी बहुत सारे कंपटीशन की वैकेंसी आई है, जिसमें आपको इतिहास से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम इतिहास से लेकर के ऑल सब्जेक्ट का पार्ट बाय पार्ट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और शॉर्ट रिवीजन रहेगा। एज ए एग्ज़ाम को देखते हुए ये डीपली हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल उन निचोड़ को हम लोग देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिसमें हम आपको पार्ट 1 में इतिहास, प्राचीन इतिहास की पार्ट 1 पार्ट में आपको इतिहास की क्या निचोड़ है, शुरुआती फॉर्म अर्थात ऋग्वेद के बारे में जानकारी दिए है, वहीं पूरा पाषाण से लेकर के नव पाषाण के बारे में जानकारी दी है। ये अपना पार्ट 2 का जो शुरुआत होगा, वो पार्ट 2 की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग करेंगे और यहाँ से अपना आज की नवीनतम पार्ट की शुरुआत होगी। तो शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम हमेशा पूछ लिया जाता है, कब से कब तक होता है। तो ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक पूर्व तक होता है, इनको याद रखिएगा। हालांकि 12th के बच्चों के लिए अभी VVI होगा, क्योंकि उनके चैप्टर फर्स्ट यही आता है और कंपटीशन में भी आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीला का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को याद रखिएगा, इनके द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सा युग की सभ्यता कहेंगे? तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा काल में कांसा का मतलब होता है, कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कांसा किस किस का मिश्रण है, तो कॉपर और टीन, इन दोनों के मेल से आप कांसा बना दीजिएगा, ठीक है। तो इन तांबा जैसे दिया ना, तांबा और टीन, तांबा को हम लोग हिंदी में तांबा और इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। कॉपर और टीन के मेल से कांसा बनता है। कांसा टीन, ऐसे कॉपर, तांबा, टीन, ऐसे करके मिला लीजिएगा कोड, तो आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया किसने? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। हालांकि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन जो थे, उनकी आदेशानुसार, उनके कहने पर इन्होंने पूछा भी जाता है कितना ईस्वी, तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। इस सभ्यता का मुख्य निवासी देखा जाए तो किस रूप में वहाँ निवास करते थे? तो द्रविड़ जो होता है ना, द्रविड़ कहने का सबका अपना क्षेत्रीय परिवेश होता है रहने का, तो द्रविड़ शैली में वो वहाँ अपना निवास करते थे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वो हालांकि रहते थे और यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक नगरीय, नगर का कहने का सेंस एक सिटी यानी एक शहर की सभ्यता जैसा लगता है, ठीक है, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहते थे। वहीं एक पॉइंट और याद रखिएगा जो हमेशा बराबर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे, है ना, बंदरगाह लोथल को माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोथल आपको गुजरात के पोर्ट अर्थात समुद्र के किनारे होते हैं और बंदरगाह ज़्यादातर आपको समुद्री किनारे के भाग ही पाया जाता है। बहुत सारे कुछ ऐसे +2 के बच्चे होते हैं जिसे बंदरगाह की जानकारी नहीं होती है, जहाँ से हम लोग सामान को लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, अर्थात सामान की लोडिंग अनलोडिंग आप किसी स्टेशन से भी करते, किसी स्थल से भी करते, लेकिन समुद्र के किनारे वाले भाग पे, अर्थात आप जैसे शिप हो गया, जहाज हो गया, वहाँ अगर आपका सामान की लोडिंग अनलोडिंग किसी तटीय भाग पे करते हैं, अर्थात पानी वाली स्टेशन पे कहा जाए, तो वही आपको बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले बंदरगाह आपको कहाँ देखने को मिला था? ये लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भूलना नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावात्मक, ये भावात्मक का मतलब होता है चित्रात्मक, अर्थात आप चित्र से अनुभव कीजिए कि वो चित्र मुझे क्या कह रहा है। अभी ना हम लोग लिखा हुआ है जैसे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, ये तो आपको देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। कुछ चीज़ आपको इंग्लिश में अगर कोई चीज़ लिखते तो ये आपको रोमन लिपि होता है। वहीं पहले के समय में क्या है, लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इस वजह से लोग चित्रात्मक रूप से क्या करते थे, इनको देखते थे। खासकर चित्रात्मक रूप में उन समय में लगभग 2000 फोटो यानी चित्र, इनसे लोग अपनी अब तो ज़्यादा बढ़ गया था, इधर वर्तमान में जो खोज किया गया है 4000 के अप्रॉक्सीमेट हो गया है, तो उस समय में 2000 के अप्रॉक्सीमेट लगभग में फ़ोटो से लोग अपने आप को अनुभव करते थे कि यहाँ ये हो रहा है, ये चित्र मुझे ये कह रहा है। तो कहाँ जाए, कैसा पूछा जाए तो भावात्मक होता है। और यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, यानी इधर से लेकर के इधर नहीं बल्कि इधर से इधर, यानी देखा जाए तो किधर
बोले तो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर और घरों की जो बनाने की जो पद्धति थी ये भी पूछा जाता, तो कैसी पद्धति थी, तो ग्रिड पद्धति थी, इनको याद रखिएगा। और सिंधु समाज मूल रूप से नेत्रात्मक समाज था। नेत्रात्मक कहने का सेंस ये होता है था, सॉरी नेत्रात्मक, ये मात्रात्मक, ये पढ़ने में थोड़ा ये हो गया। हालांकि नृत्य भी होता था, लोग मनोरंजन में नृत्य का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आपको एक जगह आपको बताएंगे जहाँ से नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली थी, इसलिए हमें लगा कि यहाँ नृत्य है, लेकिन मूल रूप से याद रखिएगा मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, यानी वहाँ पे महिलाओं की शासन व्यवस्था चल रहा था। अभी जैसे कि वर्तमान युग में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था है। और पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था आप कैसे अनुभव कीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी बच्चे का भी नाम पूछा जा जाता है तो सबसे पहले वो बच्चा माता का नाम ना बोल करके अपने पिता का नाम बोलता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में जब जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ अपने बच्चे जो होते हैं माता के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात वो माता के नाम को करके पुकारते कि मैं फलाना देवी का बेटा हूँ, बेटी हूँ। तो कुछ समाज ऐसे होते हैं जो नारी को बढ़ावा देते हैं और मातृसत्तात्मक पुरातन युग से ही आ रहा है। वैसे कहा जाए तो अभी भी समझिए बिना नारी का कुछ चीज़ नहीं हो सकता है, हर जगह तो नारी ही नारी देखा जाए, है ना। तो मूल रूप से हम लोग को ये याद रखना है सिंधु समाज की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, मातृसत्तात्मक। मोहनजोदारो में देखिए यहीं पर आ गया है, कांस्य करती हुई मूर्ति अर्थात नर्तक की मूर्ति मिली थी। कहाँ से मिला था, मोहनजोदारो से। इन चीज़ भी को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, शहद बोले तो मधु। और सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाँटों का प्रयोग करते थे। बाँट क्या होता है, आप बटखारा जानते होंगे। अगर किसी वस्तु को हमको तौलना है, जोखना है, तो आप उसके ऊपर बटखारा देते थे ना, 1 केजी 2 केजी, इस टाइप से 16 32 64 इस करके गेंडा, है ना। हम लोग की माता जी कभी कभी पुराने ज़माने की अभी भी काउंटिंग करते रहते हैं। जब कहीं कोई चीज़ कहते हैं ना, साँठना कहने का सेंस सनेस, अर्थात कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह अपने रिलेशन में भेजा जाता था, तो 4 पूड़ी या 4 ठेकुआ ले लेकर उनको एक गेंडा बोला जाता था। और 4 करके 16 पार्ट में बोल देते थे, तो उसको बोला जाता एक सोढ़ी हो गया। अभी गेहूं की मान लीजिए कटाई चल रही है, तो गेहूं में 16 को बोझ को पहले एक सोढ़ी कहा जाता था। ये पुराने रीति रिवाज है और पुरानी ये काउंटिंग है, और अभी तक भी प्रचलित है। हमारे पुराने जो भी किसान हैं तो उनको इसी फॉर्म में अभी भी गेहूँ के बोझ को काउंटिंग करवाते हैं। खैर ठीक है, लेकिन हम लोग को मूल रूप से ये याद रखना है कि दशमलव प्रणाली की व्यवस्था चालू थी। लोथल में जो मिट्टी से निर्मित घोड़े का प्रतिमा प्राप्त हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी से बने घोड़े का प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। और यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्वेश्चन आता भी है कि गाय का साक्ष्य मिला था क्या हड़प्पा सभ्यता में, तो गाय का साक्ष्य आपको नहीं मिला था, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंधुघासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। एक पक्षी है बत्तख, है ना, ये बत्तख, हालांकि यहाँ लिखा भी हुआ है, इनको बहुत पवित्र मानते थे। और एक जगह है कालीबंगा, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से कृषि का प्रमाण मिलता है। कृषि कैसे, क्योंकि जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है, इनको याद रखिएगा। और नक्काशीदार ईंट कहने का सेंस इस टाइप से दिखेगा, एकदम बड़ी डिजाइन का ईंट सब होता था, और वो बड़ी चित्रात्मक ईंट कहा जाए। ये भी कहाँ से मिलता है आपको, कालीबंगा से मिलता है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। नक्काशी ईंट की भी व्यवस्था कहाँ की देखने को मिला है, तो आपको कालीबंगा से। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख कुछ स्थल हैं, इनको थोड़ा याद रखिएगा। और ये VVI टॉपिक है, प्लीज़ इनको थोड़ा गौर से पढ़ते चलिएगा कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है आपको, पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और किस नदी के किनारे पड़ता है, रावी नदी के। और यही रावी नदी को हम किस नदी, पुरानी नदी यानी इसका पुराना नाम क्या है, पारूशनी नदी। ये भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। दूसरी क्वेश्चन वही है मोहनजोदारो क्षेत्र भी आपको पाकिस्तान में ही पड़ता है, लेकिन मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, तो आपको सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदुर की बात करूँ तो चनहुदुर कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। इनको एक झलक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको ख़राब लगता होगा, थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता होगा कि भाई ऐसे समराइजेशन है, कैसे याद होगा। एग्ज़ाम के टाइम में फास्ट रिवीजन आपको देखना पड़ेगा एक झलक। और VVI सबको देखिए, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है, चनहुदुर सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा ये भी VVI है जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। लोथल तो आप जानते हैं कि अपने आप में VVI जो कहाँ, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे हैं। फिर वहीं रोपड़ की बात करूँ, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में सतलज नदी के, सभी नदी अपने आप में VVI हैं। वहीं आलमगीरपुर की बात करूँ तो आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में है।
और ये मेरठ में किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर की कहानी है, तो ये रंगपुर कहाँ स्थल पड़ता है? गुजरात में। ये किस नदी के किनारे है? तो सुख मादर नदी के किनारे। वहीं धौलावीरा ये गुजरात में मनसर या मनहर नदी के किनारे है। बनावली की कहानी हमेशा पूछ लिया जाता है, ये बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में वीवीआई है, क्योंकि बनावली और वनावली में आप फंस जाइएगा। कालीबंगा में, कालीबंगा आपको है घग्गर नदी के किनारे, और बनावली के हैं, क्योंकि आपको ये दोनों नाम मिलता जुलता नजर आएगा, इनको थोड़ा याद रखिएगा। बनावली हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे, वहीं सुतकांगोडोर पाकिस्तान में दासक नदी के किनारे, और ये वीवीआई है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, मोहनजोदारो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार है। वहीं हड़प्पा की बात करूँ, हड़प्पा में 6 अन्नागार था, लेकिन मोहनजोदड़ो की जो अन्नागार है इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहीं पे हालांकि हड़प्पा के जो अन्नागार थे वहीं हम बताए थे कि दरार में गेहूँ और जौ का दाना मिला था, तो ये भी इन चीज़ों को याद रखिएगा। हालांकि यहाँ भी चर्चा है कि इनकी मुख्य फसल क्या था? मोहनजोदड़ो की गेहूँ थी और जौ थी, ठीक है। और सूती वस्त्र के लिए खासकर यहाँ प्रयोग किया करता था, और कपास भी ज़्यादातर आपको यहाँ देखने को मिलता है। वहीं अग्निकुंड की बात करूँ, अग्निकुंड लोथर और कालीबंगा दोनों से प्राप्त होता था। इसका मतलब होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो अग्निकुंड का मतलब क्या हुआ? अग्निकुंड जो कालीबंगा में मिलता था, इससे यह प्रमाण मिलता है कि उस समय में लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, क्योंकि अभी भी कोई भी यज्ञ होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ अग्निकुंड यह दर्शाता है कि आग में देवों की आहुति हेतु कुछ उसमें आहुति के लिए मंत्र है ना, स्वाहा स्वाहा करके जो देते हैं, तो ये दर्शाता है। मनके शब्द से क्या संबंध है? मनके का मतलब हो गया कि एक मनके बनाने यानी बर्तन बनाने, लोथल और बनाने वाला एक कला है, जो आपको लोथल और चंद्रहोदरों से प्राप्त होता है। अग्निकुंड 2 जगह मैंने बताया, कालीबंगा और लोथर। वहीं लोथर और चंद्रहोदरों से मनके बनाने की भी कला देखने को मिलता है। चावल के साक्ष्य प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह भी लोथल से मिलता है, चावल का साक्ष्य प्रमाण। हालांकि चावल की भूसी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में जो मोहर होते थे वो एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है, एक सींग वाले पशु का मोहर। हालांकि आप देखिएगा, जब कभी एक मोहनजोदारो मूवी भी है ऋतिक रोशन का, उसमें देख लीजिएगा, तो उसमें आपको काफ़ी मोहर आपको देखने को मिलेगा। तो छोटी कुछ मूवी ऐतिहासिक जुड़ी होती है, उनको थोड़ा देखने का कोशिश किया कीजिए, और उससे क्या है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई चीज़ देखी हुई चीज़ ना आपको ज़्यादा याद होता है। नेक्स्ट है कि ये मोहर आपको एस्टेलाइट धातु का बना था। देखिए, नवीनतम क्वेश्चन कहा जाए, एक सींग वाले पशु तो हम लोग बहुत पुराने रटे हैं, कि एक नया इसमें आया कि ये मोहर मूल रूप से क्या चीज़ का बना था? एस्टेलाइट धातु का। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये अभी बताए हैं, और साथ ही साथ पशुओं में कुंवड़ वाले सांड को भी पूजा करते थे। एक मोहर ऐसा भी था जिस पे आपको कुंवड़ वाले सांड का है ना, कुंवड़ वाले जो सांड है उसका आपको दृश्य देखने को मिलता है। और वहाँ के लोग मूल रूप से सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया करते थे, तथा मनोरंजन के लिए मछली को पकड़ना, जैसे कि शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ा के खेलना, पासा खेलना, ये सब उनकी मनोरंजन की साधन थी। हालांकि +2 के बच्चे को भी इन लोगों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ की जीवन व्यवस्था, रहने की जीवन व्यवस्था कैसी थी, मनोरंजन की जीवन व्यवस्था कैसी, तो ये सब बात आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। किनको? हड़प्पावासी को। और आग में पकी हुई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। पर्दा प्रथा कहने का सेंस समझ गए ना? पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा कहने का सेंस कि अभी भी देखिएगा, पुराने जो भी बूढ़ी माँ होती है, खासकर अगर अपने से सीनियर सिटीजन या कुछ उनके पैरेलल लोग भी मिलते हैं, तो अपने माथे के ऊपर वो ज़रूर साड़ियाँ ले लेते हैं। लेकिन आज की विधि व्यवस्था मैं ही क्या बताऊँ, हमसे ज़्यादा आप समझते हैं इनके बारे में। और वो प्रथा अच्छी प्रथा है, सोसाइटी को एक सम्मान देने की प्रथा है। खैर, उन टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी मेन टॉपिक है, अपने लोग को एग्जाम की ओर फोकस करना है। सिंधु सभ्यता के लोग है ना, लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और काले रंग की डिजाइन उस पर होता था। क्वेश्चन पूछा भी जाता था कि किस टाइप का वो मिट्टी बनाते थे, तो लाल मिट्टी से मिट्टी से बर्तन बनाते थे और काले रंग का डिजाइन होता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निवास का कारण क्या था? तो बाढ़ को माना जाता है। यहाँ का जो निवास का, सिंधु घाटी सभ्यता के निवास का कारण बाढ़ को माना जाता है। निवास कहने का सेंस देखिएगा, वहाँ बाढ़ ज़्यादा आ जाते थे लोग, एक जिस बाढ़ वाले क्षेत्र थे वहाँ के इलाके को छोड़कर एक अच्छे जगह पे आकर के निवास करने लगे। तो मूल रूप से पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवास का क्या मूल कारण था, तो आपको बाढ़ में टिक आउट करना है।
अब जो अपना अगला टॉपिक बनेगा वो वैदिक सभ्यता पे बनेगा। ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है इनको थोड़ा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये पीछे का जो रिवीजन है इसका हम पीडीएफ आपको अपना एक ग्रुप टेलीग्राम का बनाए हैं, उसमें डाल देंगे और इनको सारे समराइजेशन को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेते हैं हम विदा। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।